हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे आगे भारतीय इतिहास, जो आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि लगातार हम लोग पीछे कई युद्ध के बारे में, जो 1757 से लेकर के जो प्लासी का युद्ध था, वहाँ से 1857 जो है हमारा सिपाही विद्रोह तक का युद्ध को हम लोगों ने लगातार डिस्कस किया है। और इस बीच में यह एक्ट को लाना पड़ा, क्योंकि इसके बिना आगे का टॉपिक थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कई टर्म आगे यूज होने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यह एक्ट क्या है। यह एक्ट को एक्चुअली हम लोग यदि आधुनिक भारत के इतिहास से समझें तो बहुत सारे एक्ट लाए गए थे ब्रिटिश के द्वारा, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट है। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट है। उसके बाद कई चार्टर लाए गए थे, जो 4 चार्टर एक्ट लाए गए थे। उसके बाद भारत शासन अधिनियम, अंततः स्वतंत्रता शासन अधिनियम 1947 में लाया गया था। इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वहीं इसका एक इम्पोर्टेंस और बता दूं तो ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जब भारतीय राज्य व्यवस्था को हम लोग पढ़ते हैं तो उससे पहले भारतीय संवैधानिक विकास को भी हम लोग समझते हैं, जिसके अंतर्गत इन तमाम एक्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। इसलिए ये 2 in 1 टॉपिक है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण हो जाता है, वहाँ भी आपको हेल्प करेगा, और वहीं यह इतिहास, भारत के आधुनिक इतिहास को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए हमारे साथ बने रहिए। आइए डिस्कशंस में हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किया गया था। कैसे किया गया था? एलिजाबेथ जो प्रथम थी वहाँ पे महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा चार्टर एक लाया गया था। वह चार्टर क्या होता है? वह चार्टर होता है एक लिखा हुआ अनुमति पत्र। इस अनुमति पत्र के द्वारा यह चार्टर, जो जिसे कहा जाता है, इस अनुमति पत्र को ही चार्टर कहते हैं। और यह अनुमति पत्र क्या था कि बहुत सारे ब्रिटिश के व्यापारी जो थे, उन व्यापारियों को यह लिखित अधिकार दिया गया था इस चार्टर के माध्यम से कि आप भारत में जाकर के व्यापार करें, और ईस्ट इंडिया की तरफ, मतलब भारत के आसपास के क्षेत्रों में जाकर के व्यापार आप करें। तो इसी चार्टर को, मतलब एलिजाबेथ के द्वारा जो अनुमति दी गई एक लिखित पत्र के रूप में, उसी को कहा जाता है चार्टर। तो ये चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अनुमति प्राप्त की, किससे? एलिजाबेथ प्रथम से। और उसके बाद भारत में और भारत के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई। और भारत की बात करें तो 1608 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के अपना व्यापार करना शुरू की। अब यहाँ आगे यदि हम लोग देखें इस बात को कि कैसे यहाँ पे व्यापार शुरू हुआ, तो यहाँ से 2 कड़ी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, 2 तरह के यहाँ पे शासन चले थे। एक तो 1765 के बाद कंपनी का शासन स्थापित किया गया था, जिसके माध्यम से कई रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए थे ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए। वहीं 1857 की बात करें, जो सिपाही विद्रोह है, उसके बाद क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश का ताज का शासन यहाँ पर स्थापित हो गया था। अंततः ब्रिटिश के संसद का कहें तो यहाँ पे भारत में शासन स्थापित हो गया था। तो इसके माध्यम से भी यहाँ पे कई रूल्स एंड रेगुलेशंस और नियम लाए गए थे, जिसको कि अधिनियम और भारत शासन अधिनियम कहते हैं, या भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं। इन्हीं चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि 1765 का जो इलाहाबाद की संधि है बक्सर युद्ध के बाद, जो 1764 में बक्सर युद्ध हुआ था, उसके बाद इलाहाबाद की संधि जब स्थापित हो गई, तो इलाहाबाद की संधि जो क्लाइव के द्वारा किया गया था, उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश का जो शासन है ना, क्षेत्रीय शक्ति के रूप में काफ़ी ज़्यादा उभर करके आया। और वहीं थोड़े और डिटेल में जाएंगे तो भारतीय शक्ति के रूप में यहाँ पे ब्रिटेन का भारत में शासन स्थापित हो गया था। और वहीं सिपाही विद्रोह की बात करें तो उसमें भारत शासन का ताज जो है, भारत का जो ब्रिटिश का जो ताज है, उसका यहाँ पे शासन स्थापित हो गया था, ब्रिटिश संसद का शासन स्थापित हो गया था यहाँ पे भारत में। इन्हीं चीज़ों को कैसे रेगुलेट करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, उसके बारे में हम लोगों को समझना है। आइए हमारे साथ डिटेल में समझते हैं, बने रहिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं
कि एक तो क्रम एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, इसको डिटेल में सिस्टमेटिक हम अभी समझाने वाले हैं कि कैसे क्या विकास हुआ। कि भारत का संवैधानिक विकास पॉलिटी के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है और हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के आधुनिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था। वहीं इस बीच में टोटल 4 चार्टर एक्ट लाए गए थे। एक तो यहाँ पे छूटा हुआ है जिसको कि हम लोग चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं, 1793 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1813 का, उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर। एक कुल 4 चार्टर एक्ट आए थे जो कि यहाँ पे हमें समझना है आगे। उसके बाद भारत शासन अधिनियम जो आ गया था। तो यहाँ तक तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ तक जो है, यहाँ तक तो मात्र कंपनी के रेगुलेशन हेतु जो नियम बनाए गए थे, इसको कहते हैं कंपनी के शासन के द्वारा, कंपनी के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। उसके बाद यहाँ भारत में जो है ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित हो गया था। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश ताज के द्वारा जो यहाँ पे स्थापित किए गए थे रूल्स रेगुलेशन, जैसे कि 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम और 1892 का भारत परिषद अधिनियम। वहीं 1909 का माले मिंटो एक्ट हम लोग देखेंगे, सुधार देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम देखेंगे और 1935 में जो है भारत शासन अधिनियम जो कि महत्वपूर्ण है, और अंततः 1947 का स्वतंत्रता शासन अधिनियम है। इन चीज़ों को हम लोगों को समझना है, आगे हम लोग इसको अच्छे से सिस्टमेटिक अभी करते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस हिसाब से और किस प्रकार से इसको हम लोग समझें ताकि इससे कन्फ्यूजन इसमें ना हो और हमारे परीक्षा उपयोगी सारे क्वेश्चंस जो भी हैं पॉइंट है इसमें कवर हो जाए, कोई भी क्वेश्चंस यहाँ से ना छूटे। तो सबसे बड़ी बात क्या है, इसको समझना है कि कैसे सिस्टमेटिक हम समझें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसको 2 पार्ट में हम लोग करते हैं, 2 पार्ट में बांट करके इसको पढ़ा जाता है। पहला तो कंपनी के शासन द्वारा जो बनाया गया था रेगुलेशंस, जो कि 1773 से लेकर 1853 का जो नियम सब है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट में। और दूसरे पार्ट में जो है ताज का शासन जब स्थापित हो गया था 1857 के बाद, उसमें 1858 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक के जो अधिनियम है जैसे कि यहाँ पे स्थापित हुए थे उनके बारे में हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, यदि कंपनी के शासन द्वारा जो यहाँ पे नियम बनाए गए थे, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बहुत महत्वपूर्ण, इसके बारे में देखेंगे। और कुल 4 चार्टर एक्ट लाए गए थे। क्या लाए गए थे? चार्टर एक्ट एक लिखित पत्र हुआ करता था जो कि प्रत्येक 20 वर्ष पे लाया जाता था। तो इसमें 1773 1784 तो याद रह ही जाएगा, इनको याद करने के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि इसमें 20 ऐड करते जाएंगे तो अगला वर्ष आ जाएगा। जैसे 1793 चार्टर एक्ट, उसमें 20 जोड़ेंगे 1813 चार्टर एक्ट, इसमें 20 ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 1833 चार्टर एक्ट, और अंततः इसमें 20 जोड़ेंगे तो 1853 चार्टर एक्ट। ये 4 चार्टर एक्ट आए थे जो 1853 अंतिम चार्टर एक्ट है। इसके बारे में हम लोग को डिटेल समझना है कि क्या नियम एंड कानून इसमें बनाए गए थे कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ यदि हम लोग देखें, जो भारत शासन अधिनियम जो लाए गए थे बहुत सारे, वो ताज के माध्यम से, मतलब ब्रिटिश के संसद के माध्यम से, यहाँ पे ब्रिटिश का जो शासन स्थापित हो गया था भारत में, उसके तहत यहाँ पे अपनी सरकार को चलाने के लिए कई नियम लाए थे। जैसे कि सबसे पहले 1858 भारत सरकार अधिनियम जो कि 1857 के तुरंत बाद यहाँ पे लाया गया था और इससे कई प्रावधान यहाँ पे लाए गए थे। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 और मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935, अंततः भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इन चीज़ों से कई प्रावधान निकल करके आए थे जिनको कि हमें परीक्षा के मद्देनज़र पढ़ना है। काफ़ी पॉइंट जो है इसमें छोड़ दिए जाते हैं जो कि परीक्षा उपयोगी नहीं होते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये सारी जो घटनाएं हुई थी कब से हुई थी? इलाहाबाद संधि के बाद, 1765 के बाद ये चीज़ें यहाँ पे शुरू हुई थी कि कैसे भारत में ब्रिटिश के शासन को या कंपनी के शासन को चलाना है। तो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ फर्स्ट पार्ट के बारे में, और एक लास्ट में थोड़ा सा इसके भारत शासन अधिनियम के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, जो कि यदि एक्चुअली एक साथ सबको पढ़ेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन होगा और फिर वो आपके माइंड में रह नहीं पाएगा। इसलिए फर्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर 4 एक्ट और कंपनी के शासन द्वारा जो चलाया गया था। और एक यहाँ पे थोड़ा सा पढ़
पढ़ लेंगे, क्योंकि 1857 का विद्रोह हमने पढ़ लिया है, तो उसके बाद क्या स्थिति बनी थी उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आगे के टॉपिक को हम लोग लेकर के जाएंगे भारत के आधुनिक भारत के इतिहास को। तो भारत सरकार का अधिनियम यहाँ पे 1857 तक हम लोग आज देखेंगे। चलिए हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं क्या है हमारे पास महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सबसे पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, सबसे पहला नियम लाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, जो कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए लाया गया था। इसमें क्या किया गया था, सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उस पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण प्रयास शुरू हो गया था, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ शासन कर रही थी 1600 ईस्वी से लेकर के 1673 के बीच में, तो उसमें कई उतार चढ़ाव आए, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी पर अंततः ब्रिटिश संसद का जो है नियंत्रण बढ़ गया, प्रयास शुरू हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट देखेंगे कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण शुरू हुआ था। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था उसके पद का नाम बदल करके बंगाल गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इसी के माध्यम से, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी वह वहाँ पे अलग अलग गवर्नर होते थे। एक्चुअली शुरू में इधर कलकत्ता में, इधर बम्बई में, इधर मद्रास में, इस कई जगह पे अपने अपने जो 3 यहाँ प्रेसिडेंसियाँ होती थी ब्रिटिश का, उसमें अलग अलग गवर्नर होते थे। तो तीनों को ये मुंबई और मद्रास को, दोनों को किसके अधीन कर दिया गया, ये बंगाल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से पूछा जाता है कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर को किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया, तो मद्रास और ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और इसमें जो बंगाल गवर्नर जनरल बनाया गया उसके लिए 4 सदस्य नियुक्त किए गए। 4 सदस्य का एक टीम हुआ करती थी, और यह टीम जो है वो हेल्प करती थी गवर्नर जनरल को। तो पहला बंगाल गवर्नर जनरल यहाँ पर बन करके आए थे कौन, वारेन हेस्टिंग। ये वारेन हेस्टिंग अंतिम बंगाल का गवर्नर और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। यहीं से पहली बार भारत जो है, पहली बार जो ये भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्य टीम गठित की गई थी, जो हेल्प किया करती थी बंगाल के गवर्नर जनरल को। इसके अलावा इसमें क्या महत्वपूर्ण यहाँ पे परिवर्तन लाए गए थे कि 1774 में सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से इस सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में जो स्थापित की गई थी, उसकी पहली महिला जज जो थी वो एलिजा इम्फे थी। कौन थी, एलिजा इम्फे। इसके साथ 3 अन्य सदस्य नियुक्त किए गए थे। तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता स्थापित हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे उसमें निर्धारित किया गया था कि कोई भी निजी व्यापार नहीं करेंगे और भारतीयों से कोई भी उपहार या रिश्वत नहीं लेंगे। ऐसा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में ये स्थापित किया गया था, नियम बनाए गए थे। वहीं कुछ समय बाद इसमें संशोधन की भी बात आई, जिसमें संशोधन किया गया था। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1781 में जो है 73 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में संशोधन लाया गया, संशोधन किया गया। किसके माध्यम से, 1781 संशोधन अधिनियम से, जिसका नाम बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी है। बंदोबस्त कानून के माध्यम से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में संशोधन लाया गया था, जिसमें मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की बात की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापित हुआ था यहाँ पे कलकत्ता में, इस सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकार दिए गए तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे संशोधन हुआ था। क्या क्या हुआ था देख लें। कि सबसे पहले तो ये कहा कि गवर्नर जनरल की जो शक्ति है वह सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर है। मतलब गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ा दिया और इसे अपना एक अलग न्यायिक प्रक्रिया चलाने का अनुमति दिया गया था। कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से गवर्नर जनरल को हटा दिया गया था, गवर्नर जनरल को पावर दे दिया गया था अलग से। वहीं राजस्व संबंधी जो मामले होंगे उनका भी जो है मामला ये सुप्रीम कोर्ट से हटा करके गवर्नर जनरल के अंदर कर दिया गया था। और वहीं पे प्रांतीय न्यायालय जो भी होती थी, वह जो यदि उसका कोई मामला अपील करना है
तो ये सुप्रीम कोर्ट में पहले हुआ करती थी, लेकिन संशोधन से इस सुप्रीम कोर्ट में ना होकर के ये प्रांतीय न्यायालय अपनी अपील को कहाँ करेंगे, गवर्नर जनरल के काउंसिल में जाकर के दायर करेंगे। ऐसे कुछ संशोधन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू यहाँ पे लाया गया था 1781 में। उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये क्या था, ये रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ खामियां थी उसको दूर करने के लिए लाया गया था। सबसे पहली बात तो इसमें द्वैध शासन लाया गया था। क्या लाया गया था, द्वैध शासन कहाँ लाया गया था, कंपनी में। एक्चुअली द्वैध शासन तो लॉर्ड क्लाइव ने लाया था बंगाल में 1765 में ही। 1765 में बंगाल में लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन लगाया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें कंपनी के अंतर्गत, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत द्वैध शासन की। इसमें क्या किया गया था, कंपनी के साथ कुछ बातें तय की गई थी। वो बातें क्या हैं उसको समझ लीजिए कि सबसे पहला इसमें कुछ बातों को अलग कर दिया गया था। जैसे राजनीतिक मामले जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से देखा जाएगा, राजनीतिक मामले जो भी होंगे भारत में तो वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से देखा जाएगा। ऐसा कब कहा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियुक्त किया गया, बनाया गया, जो कि 4 सदस्य की एक कमेटी हुआ करती थी। ये सभी चारों व्यक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, ये राजनीतिक मामले को यहाँ पे भारत में देखेगी। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से ऐसा तय हुआ। उसके बाद यहाँ पे दूसरा व्यवस्था लाया गया। दूसरा व्यवस्था जो वाणिज्य व्यवस्था है, वाणिज्य की जो बात होगी, जो वित्त व्यवस्था की बात होगी, तो वाणिज्य के मामले में, व्यापार के मामले में एक निदेशक मंडल स्थापित किया गया था। ये निदेशक मंडल एक टीम होती थी और इसके माध्यम से वाणिज्य मामले देखे जाते थे, और वहाँ पे राजनीतिक मामले को देखना है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से देखा जाता था। इसलिए इसे द्वैध शासन कहा कि दो प्रणाली लगी, राजनीतिक के लिए अलग और वाणिज्य के लिए अलग, व्यापार के लिए अलग। व्यापार के लिए निदेशक मंडल और राजनीतिक के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल 4 सदस्यीय टीम हुआ करती थी, जो कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से यहाँ पे लाया गया था। वहीं दूसरी बात और इसमें बदलाव की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पहली बार क्या किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से पहली बार क्या किया, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का नाम दिया गया। जो भारत में ब्रिटिश शासन कर रहे थे, जिन क्षेत्रों पे ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ पे अपना शासन चला रही थी, उन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का नाम दिया गया। कहाँ, किसके माध्यम से, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। जैसे कि हम लोग ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र या ब्रिटिश के अंतर्गत जो क्षेत्र थे उसका नाम सबसे पहले कहाँ दिया गया, कहाँ जिक्र हुआ, ब्रिटिश पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से 1784 में, कि जो भी ब्रिटिश शासन चला रही है भारत में जिन क्षेत्रों पे, उन क्षेत्रों का नाम क्या होगा, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण कर दिया गया। पहले तो 1773 में तो कोशिश की गई थी, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश संसद का पूर्ण नियंत्रण कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण हुआ, तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। इसको देखेंगे, आप कई बार सुने रहेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कई चार्टर एक्ट लाए गए थे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। चार्टर अधिनियम लाए थे 4, कुल कितने आए थे, 4 आए थे, और ये 1793 से लेकर के 1853 तक चला था, और प्रत्येक 20 वर्षों पे इसको लाया जाता था। तो पहला जो 1793 में लाया, इसमें ऐड करेंगे 20 तो यह आ जाएगा 1813, इसमें ऐड करेंगे 20 तो 1833, इसमें ऐड करेंगे 20 तो 1853, अंतिम चार्टर। तो इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे कंटिन्यूस, इसमें कुछ एक साथ देखेंगे तो आपको इसमें समझ में आसानी से आ जाएगा। पहला इसमें क्या किया गया था, 1793 चार्टर एक्ट की बात करते हैं। इसमें क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार था उसको तो पहले 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। उसके बाद इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो सदस्य था, जो कि वो 4 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करती थी पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, उनके वेतन को निर्धारित किया गया कि वेतन कहाँ से दिया जाएगा, तो भारत से जो राजस्व प्राप्त होगा वहाँ से वेतन दिया जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य को। कैसे डिसाइड हुआ, 1793 के चार्टर एक्ट से पूछा जाता है ये क्वेश्चंस। उसके बाद 1800 चलते हैं 1813 में चार्टर एक्ट में। तो 1813 में चार्टर एक्ट में क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार था उसको ख़त्म कर दिया। सिर्फ चाय के व्यापार पे और चीन के साथ व्यापार करने के लिए इसे फ्री छोड़ दिया गया। किसके साथ, चाय के व्यापार के लिए और चीन के व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री छोड़ दिया गया, और अन्य अधिकार इसके समाप्त कर लिए गए
1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। वहीं यहाँ पे ब्रिटेन राजा की प्रभुता को जो है स्थापित किया गया था। यहाँ पे पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट से यह पता चला था कि ब्रिटेन की राजा की ये यहाँ पे प्रभुता स्थापित हो चुकी है। 1813 के चार्टर एक्ट से ऐसा पता चला था। और इसमें क्या किया गया था, इसमें महत्वपूर्ण बात की गई थी कि ईसाई मिशनरी को यह अनुमति दे दिया गया था कि यहाँ पे आप आइए और शिक्षा और अपने धर्म के प्रचार को शुरू कीजिए। उसके लिए ईसाई धर्म और ईसाई मिशनरी को प्रचार करने के लिए, शिक्षा के लिए प्रचार करने के लिए यहाँ पे अनुमति दे दी गई 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। वहीं शिक्षा के लिए इसमें पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी कि भारतीयों को आधुनिक शिक्षा दिया जाएगा। उसके लिए 1 लाख रुपया इस कोष में स्थापित की गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। और यहाँ पे एक और परिवर्तन किया गया था महत्वपूर्ण, जो स्थानीय सरकार थी, स्थानीय सरकार को व्यक्ति पर कर लगाने का यहाँ पे अधिकार दे दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट से। वहीं पे 1833 के चार्टर एक्ट की बात करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि पूर्णतः व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि 1813 में क्या हुआ, एकाधिकार समाप्त किया, लेकिन चाय और चीनी को छोड़ दिया था। लेकिन 1833 में क्या किया, चाय चीनी समेत सभी पूर्ण व्यापार के एकाधिकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके ब्रिटिश अपने संसद अपने अंदर ले ली। ब्रिटिश संसद जो है, ब्रिटिश शक्ति, ब्रिटिश ताज जो है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को अपने अंदर ले ली। और उसके बाद इसमें और परिवर्तन क्या किए, बंगाल के गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे उनका नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन हुए, विलियम बेंटिक। बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल किया और पहला विलियम बेंटिक बने भारत के गवर्नर जनरल। यही विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। और इसमें क्या सुधार किए गए 1833 के माध्यम से, 1833 के माध्यम से देखेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण सुधार लाया गया क्या, कि यहाँ पे देख लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका व्यापारिक जो निकाय थी, उस व्यापारिक निकाय से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस में बदल दिया, प्रशासनिक निकाय में। जो व्यापार करने आई थी उसको प्रशासन का भी अधिकार दिया गया, प्रशासन चलाना है और व्यापार भी साथ साथ करना है, ऐसा यहाँ पे 1833 के चार्टर एक्ट से शुरू किया गया था, दिया गया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक निकाय को प्रशासनिक निकाय में 1833 के चार्टर एक्ट से किया गया था। इसके अलावा इसमें लास्ट अंतिम चार्टर एक्ट, इसमें हम लोग यदि देख लें तो अंतिम चार्टर एक्ट क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 1853 में लाया गया था। इससे क्या किया था, कार्यपालिका जो है और विधायिका जो है दोनों को अलग कर दिया। मीन्स कार्यपालिका अलग व्यक्ति देखेंगे, अलग टीम देखेगी, और विधायिका भी वो अलग टीम देखेगी। पहले क्या हुआ करता था, गवर्नर जनरल की पूरी टीम कार्यपालिका विधायिका देखा करती थी, लेकिन यहाँ पे इसको अलग कर दिया गया। और केंद्रीय विधान परिषद का पहली बार स्थापना की गई थी, जिसको विधान परिषद अभी हम लोग कहते हैं, कई राज्यों में विधान परिषद भी है। उस हिसाब से केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना पहली बार 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा लाया गया था। यह केंद्रीय विधान परिषद जो है मुख्य रूप से गवर्नर जनरल को वहाँ पे हेल्प करती थी। उसके बाद सिविल सेवा परीक्षा में जो है भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लें कि सिविल सेवा परीक्षा हेतु भारतीयों को एक खुली छूट दी गई थी कि आप परीक्षा में यहाँ पे आइए और अपनी क्षमता को प्रदर्शित कीजिए और सिविल सेवा में भर्ती होइए। ऐसा किया गया था, सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों को खुली छूट दी गई थी 1853 के चार्टर एक्ट से। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के बाद यहाँ पे 1854 में मैकाले समिति के द्वारा यहाँ पे एक कमेटी लाई गई थी, जो कि भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए खुली छूट दी गई थी। वो मैकाले समिति की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा लास्ट में तय किया गया था। अंत में यहाँ पे हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं, जो कि अभी हम लोग चूँकि 1857 तक देख लिए हैं। 1858 में एलिजाबेथ का दरबार लगा था 1 नवंबर 1858 को, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं 1 नवंबर 1858 को। तो 1 नवंबर 1858 तक को देख ले तो भारत में 1858 में जो नियम लाए गए थे उसको एक बार देखना जरूरी है, जो कि ताज का शासन कहा जाता है, जो कि 1858 से लेकर के 1947 तक चला था, जिसे भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें कई महत्वपूर्ण अधिनियम हैं जो कि लगातार आगे हम लोग टॉपिक पे बढ़ेंगे, जिसका लिंक आएगा वहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ 1858 का अधिनियम देख लेते हैं, जिसके माध्यम से आगे हम लोगों को समझने आसानी हो जाएगी। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरा समाप्त होकर के
महारानी एलिजाबेथ, जो ये महारानी विक्टोरिया थी, एलिजाबेथ थी, उसका यहाँ पे स्थापित हो गया था शासन। महारानी विक्टोरिया का ताज का शासन स्थापित हो गया था। और इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को यहाँ पे बदल करके वायसराय कर दिया गया था। और पहला वायसराय कौन आए थे? कैनिंग। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग होगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग होगा और प्रथम वायसराय भी कैनिंग होगा। इसके बारे में हम लोगों ने अभी पीछे देखा था, 1857 के विद्रोह में इनका नेतृत्व था, वायसराय थे। और इसके बारे में आगे भी डिटेल करेंगे। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक मंडल के द्वारा जो द्वैध शासन चलाई जा रही थी 1784 से, उसके शासन को समाप्त कर दिया, मतलब द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया 1858 के अधिनियम के द्वारा। भारत शासन अधिनियम के द्वारा कंपनी के द्वैध शासन को समाप्त किया गया। यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि द्वैध शासन को समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। एक्चुअली द्वैध शासन तो लाया गया था वहाँ पे लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 1765 में लाया गया था। इसको समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग 1772 में। ये है अलग द्वैध शासन। लेकिन कंपनी के द्वैध शासन की समाप्ति की बात करेंगे तो यहाँ पे 1858 के एक्ट के माध्यम से इसे समाप्त किया गया था। और उसके बाद भारत सचिव का पद सृजन किया गया था, जिसके भारत सचिव यहाँ पे नियुक्त किए जा रहे थे। यह एक महत्वपूर्ण पद सृजन किया गया था, जिसके माध्यम से भारतीय प्रशासन को चलाने के लिए पूर्ण नियंत्रण इसके हाथ में हुआ करती थी। और इसके लिए 15 सदस्य की एक टीम होती थी जो सलाहकार परिषद के नाम से जानी जाती थी। और इस परिषद की जो अध्यक्षता की जाती थी वो सचिव के द्वारा। उसके बाद ब्रिटेन संसद के ये भारत के सचिव जो है वो जिम्मेदार होते थे। ब्रिटेन के संसद के प्रति भारत के सचिव जो होते थे यहाँ पे जिम्मेदार होते थे। जिसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आगे चल करके मॉर्ले मिंटो सुधार जो भारत के सचिव और वायसराय हैं, अलग अलग मॉर्ले मिंटो सुधार देखेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार देखेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से सचिव की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, काफ़ी शक्तिशाली होते थे। यूँ कहें तो वायसराय से भी ऊपर की शक्ति इन्हें दी जाती थी। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा क्लास वीडियो में हमने कहा था कि आधुनिक भारत के इतिहास को समझने के लिए एक इंट्रोडक्शंस क्लास भी लाया जाएगा अभी हिस्ट्री का, जो कि क्रमबद्ध समझना आसान हो जाएगा। और कहाँ तक हमने पढ़ लिया है और कहाँ आगे हमें पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वह वीडियो अगले वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे, जो आधुनिक भारत के इतिहास को समझने के लिए और इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के परिचय को समझना है। उसका हमें समझना है कि कहाँ तक हमें पढ़ना है और क्या हमने पढ़ लिया। एक रोड मैप अंततः लाया जाएगा, जिसको देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद उस लेक्चर को यदि आप देख लेंगे, उस वीडियो को, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर को जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, उसको यदि आप देख लेंगे तो भारतीय इतिहास को समझना आपके लिए चुटकियों का काम होगा। उस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।